नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम फिजिक्स के अंतर्गत लाइट का अध्ययन कर रहे हैं और ये लाइट जो है ये आज की जो मेरी क्लास होगी ये क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इसके पहले हम 2 लेक्चर को देख चुके हैं जिसमें हमने लाइट के बारे में तमाम चीज़ों को देखी, उसके परावर्तन अपवर्तन को देखें कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। आज हम परावर्तन और अपवर्तन पर जो है उसी पर रिलेटेड जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को देखने वाले हैं कि दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो आज जो है सो मेरी क्लास नंबर 3 होगी। आज की हम बात करें तो आज मेरी क्लास 3 है। चलिए, हम बोलते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। तो हमने परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, देखे थे परावर्तन क्या होता है कि जब उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ सतह पर जब कोई किरण पड़ती है और यदि उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है तो इस परिघटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने परावर्तन के नियम को भी देखे थे। परावर्तन का नियम 2 प्रकार का 2 नियम होता है। हमने देखा था कि ये जो किरण जो आ रही आपतित किरण जो अभिलंब के साथ आपतन कोण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो बनाते हैं वो कोण आर, ये दोनों जो होता है वापस में बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होते हैं। इस चीज़ को हम देख चुके थे, सबके बारे में परावर्तन के नियम को हम देख चुके थे। अब हम यहाँ पर देख लेंगे गोलीय दर्पण क्या है। पहले हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है माने कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाती है। क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण कहलाती है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर बात करें करेंगे तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोला का टुकड़ा होता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं, चलिए हम एक अच्छी से समझने का इसको प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक गोला है, एक गोला ले लेते हैं। अब क्या करें, ये इसका जो सेंटर जो है ये यहाँ पर सेंटर ये वाला है, सेंटर को हम सी मान लेते हैं। सी सेंटर है, सी सेंटर मेरा है इसका। अब मान लो यदि हम इसको यहाँ से हम कट करते हैं, यदि हम यहाँ से कट करें इसको तो 2 प्रकार का यहाँ पर मेरा बनता है। एक ए साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला, 2 टुकड़ा मेरा बनेगा। तो हम बोलेंगे गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग होता है ना। यदि हम इसको यहाँ से लिखना चाहें तो ये मेरा 2 पार्ट में टूट गया। एक मेरा जो है सो पार्ट ये वाला बना जो कि हम दिखा रहे हैं, एक मेरा लेफ्ट साइड वाला पार्ट कुछ इस प्रकार से है और राइट वाला पार्ट मेरा इस प्रकार से है। अब ये देखो, इस पार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट जो ये वाला एल पार्ट है, इसके लिए सेंटर क्या होगा, यहाँ है, दोनों के लिए सेंटर यहाँ पर। इसके लिए हम दोनों को अलग करके हम लिख दिए हैं ए मन, और ये क्योंकि एक गोला को यदि हम मिलाएंगे, ये दोनों मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे कुछ ऐसे रहेगा क्या नहीं। यदि हम यहाँ पर हम इसको काटे हैं तो सेंटर इसका इधर और इसका भी सेंटर इधर हो गया, यानी बीच की ओर होगा, अंदर की ओर होगा ना दोनों का सेंटर दोनों का अंदर की ही ओर होगा, क्योंकि हम इसी का टुकड़ा किए हैं, इस गोले का ही टुकड़ा है ये वाला। इसलिए इसका सेंटर क्या होगा, इसका जो सेंटर होगा सो सेम अंदर की ओर होगा।
ये जो गोले का जो सेंटर है वही गोलीय दर्पण का भी सेंटर होगा। इसका यदि सेंटर की बात करें हम तो इसका सेंटर ये वाला होगा, ये सी और ये सी है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करें तो ये जो गोलीय दर्पण ये है, ये जो है सो इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है और परावर्तन जो है अंदर के भाग से हो रहा है, यानी कि इसका बाहर वाला जो पार्ट है, इसको बाहर वाला पार्ट को रंगीन कर दिया गया है इसका, और इसमें क्या है, ये अंदर वाला पार्ट का रंगीन कर दिया गया है। एक चीज, एक रंगीन अंदर वाला का, उसको बाहर वाला का रंगीन कर दिया। अब मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा था, हम यदि अंदर से रंगीन कर देंगे तो मेरा चेहरा किधर दिखेगा, इस ये वाला, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है इसको बोलते हैं उत्तल, उत्तल में उठल, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये कौन होगा, उत्तल दर्पण। और परावर्तक पृष्ठ का धंसा हुआ है और परावर्तन अंदर के भाग से होता है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत क्या है, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो दोनों है वो क्या होगा, वो दोनों एक गोले का टुकड़ा होता है ना। यदि यहाँ से हम बात करें, यदि यहाँ पर यदि हम बात करें दोनों को, यदि हम यहाँ से एक फिगर से यहाँ पर देखनी है कि क्या चीज़ होता है इसमें। चलिए अब हम एक एक करके हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए तो ये क्या है, एक कांच का टुकड़ा, हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या होगा, ये वाला है मेरा उत्तल दर्पण, ये वाला ये मेरा है उत्तल दर्पण। तब गोले अंदर की ओर धंसा होना चाहिए, परावर्तक का पॉलिश है ना, अंदर की ओर देखो, ये बोला परावर्तन ऊपर की ओर होगा और ये धंस गया ऐसे देखो। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, उभरा होना चाहिए, यानी परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, उभरा होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होना चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तल। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। हाँ, उसमें क्या होना चाहिए फिर, इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है और केंद्र जो होगा सो इसका अंदर की ओर होगा, सेंटर जो होगा उसका अंदर की ओर होगा, धंसे हुए भाग की तरह, है ना। अब हम बात करें इसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका यदि प्रतिबिंब की बात करें, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा बनेगा। प्रतिबिंब की बात करें तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी एवं सीधा होगा। या बोले कि या मुख्य अक्ष के समांतर से कोई आपतित किरण आती है तो ये क्या करेगा, ये फैलाती है, ये क्या करेगा, फैला देती है। इसलिए इस दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। यह कौन सा दर्पण है, यह है अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अभी हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। जैसे कि मान लो ये मेला है उत्तल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, परावर्तन उठे हुए भाग से होता है, इसका अंदर की ओर देखो, ये जो है सो अंदर की ओर क्या होगा, कलर किया गया रहता है ऐसे, है ना। यदि हम यहाँ पर मुख्य अक्ष को खींचेंगे, यहाँ पर यदि हम मुख्य अक्ष को यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष को खींच रहे हैं, यानी सेंटर क्या होगा, अंदर की ओर होगा, यहाँ पर होगा सेंटर, है ना। मान लो कोई वस्तु अनंत में रखा है तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के जाने वाली किरणें, इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में फोकस होगा, जिसको मुख्य फोकस जाता है। मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें, अब यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन होता है, परावर्तन उन्हें वापस वहीं लौटा देता है। लेकिन क्या होता है कि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस इधर आ रहा है क्या, ये किरण इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आभास करते मिलाते हैं, इसको हम आभासी करके यहाँ पर मिला रहे हैं, यहाँ पर हम आभासी करके मिला रहे हैं। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती, मुख्य फोकस से यहाँ गुजर रहा है क्या, नहीं गुजर रहा, क्योंकि ये परावर्तित होकर वापस इसी मीडियम में आ रहा है, इसको आभास करके हम यहाँ मिला रहे हैं। यानी कि क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरणें को फैला दे रहा है, प्रकाश किरण के एक जगह ना मिलाकर ये फैला रहा है। यानी प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी, और कैसा प्रतिबिंब हुआ, सीधा।
और ये किस प्रकार का दर्पण हुआ? अपसारी दर्पण हुआ, क्योंकि ये किरण को क्या करता है? अपसारित कर रहा है, यानी फैला दे रहा है। ये हुआ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में हमने ये चीज़ जानी। यदि हम अवतल दर्पण की बात करें, यदि हम यहाँ अवतल दर्पण की बात करें, चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ? धंसा हुआ। परावर्तक पृष्ठ धंसा होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ। अब परावर्तन कहाँ पर होगा? अंदर वाले भाग से होगा। परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होना चाहिए, परावर्तन अंदर वाले भाग से होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि हम इसमें प्रतिबिंब की स्थिति पर बात करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? वास्तविक व उल्टा, वह वस्तु से छोटा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा है ना, वस्तु से छोटा और बड़ा भी बनता है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक या उल्टा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। इसमें एक स्थिति में आभासी और सीधा भी बनता है। क्या? जब यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ पर क्या है मेरा? एफ है और यहाँ पर मेरा ध्रुव। अभी हम आगे सबको जानने का प्रयास है। एफ और पी के बीच में यदि प्रतिबिंब को रखेंगे तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना, इसलिए यहाँ पर हर स्थिति का प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, आभासी और सीधा भी बनता है, आभासी एवं सीधा भी बनेगा। कब बनेगा? जब बीम पी एंड एफ के बीच हो, पी एंड एफ के बीच हो, है ना। और क्या बनेगा? ये जो होगा ये बड़ा प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या होगा? छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, यानी बड़ा छोटा सभी प्रकार के यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें कैसा प्रतिबिंब? छोटा बड़ा सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, ये किरणें को क्या करेगा? एक जगह पर मिला देता है। जैसे कि ये वाला है, ये दर्पण है, इसका यदि हम यहाँ पर बात करें, ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर सेंटर इसका ये है और ये एफ है ना। इसका ये वाला भाग क्या है? रंगीन है। यहाँ पर भी हमारा पी है। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष से जाने वाली, मान लो कोई वस्तु अनंत में है, यह अनंत में है, तो मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी क्या कर रहा है? ये दो किरणें को वास्तविक रूप से मिला रहा है। ये दो किरणों को वास्तविक रूप से यहाँ इस बिंदु पर मिला रहा है। मिला रहा है क्या? नहीं। यानी इसलिए यह किस प्रकार का अभिसारी दर्पण होगा। अभिसारी दर्पण होगा। किस प्रकार का दर्पण होगा? अभिसारी, यानी कि वास्तविक रूप से किरणों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। यानी दो किरणों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यदि हम बात करें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब बोलते हैं दो परावर्तित किरण जहाँ कट करता है, दो परावर्तित किरण मिलता है, दो परावर्तित किरणें मिलने से दो परावर्तित किरणें मिलने से यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। दो परावर्तित किरणें कहाँ मिल रहा है? इस जगह पर। तो जहाँ दो परावर्तित किरणें मिलेगी वहीं पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज़ के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं अगली इसके आगे वाली क्लास में। तो हम ये सब चीज़ को हम देखे हैं। अब हम देखते हैं इसका जो वक्रता, त्रिज्या होता है, फोकस होता है, पोल होता है, उस सब चीज़ के बारे में हम देखना चाहेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाएं को देखते हैं कि हम सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता केंद्र, जिस गोले से दर्पण को काटा गया उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है ना। जैसे ये गोले का जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र जो है वही केंद्र कहलाया जाएगा इस दर्पण के लिए भी केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र क्या होगा? जिस गोले को काट के हम इस दर्पण को बनाया है उसी का केंद्र ही मेरा वक्रता केंद्र कहला जाएगा। यानी क्या बोलेंगे हम?
बोलेंगे कि जिस गोले को काटकर ये दर्पण बनाया गया है, उस गोले का जो केंद्र था वही केंद्र किसका हो जाएगा, वही केंद्र हो जाएगा मेरा दर्पण का, है ना। यानी बोलेंगे गोले का केंद्र, है ना, गोलीय दर्पण का, गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। ये चीज़ हमने समझ गया कि वक्रता केंद्र क्या है, गोले, इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है वही केंद्र इस दर्पण के लिए भी, ये गोलीय दर्पण के लिए केंद्र हो जाएगा, है ना, दोनों के लिए सेम केंद्र होगा, ये वक्रता केंद्र। यदि हम यहाँ पर बात करें वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ये वक्रता त्रिज्या खोखले गोले की त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता, जैसे इसका त्रिज्या, ये गोले का जो त्रिज्या है, इसी गोले का त्रिज्या ही उसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चलिए हम यहाँ पर बात कर लें, खोखले गोले की त्रिज्या, खोखले गोले की त्रिज्या ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या कहलाती है ना। त्रिज्या सदैव दर्पण पर लंब होती है, यानी त्रिज्या क्या होगी, सदैव दर्पण पर लंब होगा, त्रिज्या सदैव दर्पण पर लंब होती है, लंब होती है, त्रिज्या क्या होगा, सदैव दर्पण पर लंब होती है। यदि हम यहाँ पर एक की और बात करें कि दूसरे शब्द में एक चीज़ और हम इसको वक्रता त्रिज्या को बोलेंगे कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, यानी ध्रुव ये पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होता है, सी एंड पी के बीच की दूरी, है ना, जो बोलेंगे ध्रुव, यानी कि ध्रुव यानी पी, ध्रुव यानी पी और वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमने ये चीज़ समझ गया कि P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यदि यहाँ से हम निकालना चाहेंगे ये चीज़ यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ की तो ये मेरा मुख्य फोकस हुआ, ये P हुआ, ध्रुव हुआ। यदि यहाँ से हम यहाँ पर निकालना चाहें, चलो एक हम फिगर ही बना लेते हैं, कोई भी दर्पण का एक फिगर बना लेते हैं, है ना, नहीं तो यहीं से काम चला देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी C और P से बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या करते हैं, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पर R जो होगा, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा, ये पूरा दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और रेडियस जो होगा सो मुख्य फोकस का दुगुना होगा, यहाँ से और यहाँ की दूरी सेम होता है, इसलिए R बराबर 2F होगा। R बराबर जो होता है, R बराबर होता है 2F, मुख्य फोकस का दुगुना, यानी फोकस दूरी का दुगुना होता है। फोकस दूरी का दुगुना होता है रेडियस, फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की दोनों की दूरी सेम होता है। F और F 2F बराबर क्या हुआ, R है। चलिए वक्रता त्रिज्या हो गया। अब ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं, क्या कहते हैं, पोल। ये क्या है, ये जो है
कि दर्पण की मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव, इस दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाती है? ध्रुव कहलाती है। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाती है, यानी ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और ये जो दर्पण के पृष्ठ पर होता है, दर्पण के पृष्ठ पर होता है यानी ध्रुव। अब यदि हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या है? तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा है ना, को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र ये हुआ, ये ध्रुव हुआ और ये वक्रता केंद्र हुआ। ये कौन सा हुआ? ये ध्रुव हुआ और ये वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा, उसी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये जो सीधी रेखा है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, जो मुख्य अक्ष होता है। सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये जो मुख्य अक्ष है वो दर्पण के ध्रुव पर लंब होती है। हम बात करते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, देखिए ये वाला, ये मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो यहाँ पर बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें, मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस प्रतिच्छेदन बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी समझ गए ना क्या कहना है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, माने मुख्य अक्ष के यहाँ पर प्रतिच्छेद करें, यानी ये मुख्य फोकस कहलाते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के जमाने से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस हो गया। हमने सब फिगर देख चुके हैं। अब हम जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी, चलिए मेरे पास है फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस को मिलाने वाली दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, डाट बोलो, बीच की दूरी मुख्य फोकस कहलाता है ना। इसे F से निरूपित करते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे F से निरूपित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाला जो दूरी है,
यही मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। वो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ये वाला जो दूरी है, यहाँ का जो दूरी है, वही दूरी यहाँ है, स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ यानी 2f मिल जाएगा, है ना। इसलिए फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी यदि हम बोलेंगे यहाँ पर, यदि बोलेंगे फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2 यानी r/2 यानी ए कितना के बराबर होता है, ए होता है स्मॉल एफ, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं r बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चलिए यदि हम बात करें द्वारक क्या होता है। ये द्वारक क्या होता है, तो परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसे डी या ए से दर्शाते हैं। डी, इसे कैपिटल डी या कैपिटल ए से दर्शाते हैं इस चीज़ को, यानी क्या समझे, ये चीज़ देखिए यहाँ पर, ये वाला है परावर्तक पृष्ठ मेरा, ये वाला है, ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ हम इसको सूचित करते हैं एम और एन नाम से देते हैं। तो इसका जो व्यास है, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा, उसी व्यास को हम बोलते हैं द्वारक। इसी को व्यास को क्या कहेंगे, व्यास, है ना, इसी का व्यास को हम बोलेंगे द्वारक। ये वाला व्यास यदि यहाँ से ये वाला खींचा जाएगा, ये यदि यहाँ से हम खींच देंगे वो, यहाँ से ये वाला जो है, इसका जो व्यास हम जो खींच रहे हैं एम और एन को मिलाने के लिए, ये वाला है मेरा द्वारक, इसी को बोलेंगे द्वारक। ये है मेरा द्वारक, यानी परावर्तक पृष्ठ के व्यास क्या कहलाता है, उसका द्वारक कहलाता है। फोकस तल यदि हम बात करें, फोकस तल क्या होता है, तो जो फोकस तल होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल। मुख्य अक्ष के लंबवत जो होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के फोकस बिंदु से, दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल, क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। आप देखते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनना, उसका क्या कंडीशन है, कैसे बनता है। चलिए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना किस प्रकार से बनता है, क्या कंडीशन है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए। गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब के लिए निरूपण हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे, पहले हम गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो गोलीय दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण जो देखते हैं वो कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर है किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण।
यहाँ पर हम बात करेंगे पहला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात कर चुके हैं कि कम से कम दो परावर्तित किरणें के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति को हम जान चुके हैं। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए हम जो है सो किरण आरेख का सहारा लेंगे, जो कि पहला जो कंडीशन है, ये हम पहला कंडीशन की बात करें तो पहला कंडीशन हम देख रहे हैं ये चीज। चलिए, पहला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरतीगी। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कि वहां से गुजरती है। ये चीज हम देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पर हम जैसे कि कोई दर्पण ले लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अवतल दर्पण, ये वाला है ना। ये परावर्तक पृष्ठ क्या हुआ, नीचे अंदर की ओर धंसा हुआ और इसका बाहर में रंगीन है। अब यहाँ पर मान लें यहाँ पर ये, तो यह यदि मुख्य अक्ष के समांतर से जा रही किरणें, तब परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये चीज़ है मेरा पहला कंडीशन कि मुख्य अक्ष से जाने, मुख्य अक्ष ये वाला है मुख्य अक्ष, यानी सी है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर एफ है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला कंडीशन ये है अवतल। जैसे उत्तल यदि हम लिखेंगे, उत्तल दर्पण यदि है यहाँ पर लिखेंगे, उत्तल दर्पण यदि फिगर बनाए तो उत्तल दर्पण का फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इसका सेंटर कहाँ पर होता है, अंदर की ओर होता है, यानी सेंटर होगा इसकी ओर सी। इसका अंदर की ओर रंगीन भाग होगा, ऐसे यहाँ पर रंगीन भाग होगा। ये यहाँ पर एफ है और ये है पी है, और यदि हम यहाँ पर ऐसे मिला दें तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से कोई गुजरेगी। मुख्य इधर तो आ नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये दर्पण जो है सो रिफ्लेक्ट कर देगी। दर्पण कोई भी किरणें को अपने से पास होने देते हैं क्या, अंदर से पास करता है क्या, नहीं, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर देगा ना, परावर्तित कर देगा। अब हम इसको पीछे से ऐसे करके मिलाते हैं, फिर यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर मिलाएंगे, ये वास्तविक रूप से इसे रिफ्लेक्ट हुई ये बोला। तो मुख्य अक्ष से जा रही किरणें और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ये पहला कंडीशन मेरा है। ये दूसरा कंडीशन आप बात करते हैं। अब यदि हम दूसरा कंडीशन की बात कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन कि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से यदि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के
समांतर, समांतर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ पर हम यदि देखेंगे इसमें ये कंडीशन को हम देखते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं दर्पण से कि यहाँ पर मेरा एक दर्पण है, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका तो सेंटर तो ये अंदर की ओर होगा, सी यहाँ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर पी है। तो हम जान रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, अब मुख्य फोकस जो होगा, ये मुख्य फोकस यहाँ से डॉट से, यहाँ से तो किरण गुजर नहीं सकती है ना, क्योंकि इधर तो रंगीन है, रंगीन है, तो इसे ने हम डॉट से इसको मिलाते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, है ना। अब मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, अब परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, अब परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि इसको हम ऐसे यदि गुजारते रहें, ये ऐसे जाकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये है। यदि दूसरा हम फिगर में बात करें, ये वाला यहाँ पर इसका सेंटर इधर है, सी एफ और यह पी है, मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तित हुए हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो मुख्य अक्ष है कि नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये है मेरा दूसरा कंडीशन। यदि तीसरा कंडीशन हम देखें किरण आने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे कि हम सी से जो कोई गुजर के हो, सी सेंटर से, यानी सी वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें, यदि हम तीसरा कंडीशन को बात करें, यहाँ लिखेंगे वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें, गुजरने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन होता है, वो परावर्तन के बाद जो होता है, परावर्तन के बाद उसी में क्या होता है, वापस लौट आती है ना, होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद उसी पथ के बाद, उसी पथ में वापस लौट आती है, वापस लौट आती है, उसी पथ में क्या करेगा, वापस लौट आती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि यहाँ पर हम इसका देखें, ये दीदी हम देखते हैं यहाँ, ये मेरा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण तो ये बोला, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बात करें, ये मेरा है मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर मेरा सेंटर है सी, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर है मेरा पी है। तो यदि सी से गुजर रहा है कोई किरणें, सी से, ये वाला जो है सो इसका क्या अनुसार इधर रंगीन है, यदि सी से होकर गुजर रहा है किरणें, सी से गुजर रहा है किरणें, सी से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद वापस उसी से लौट आती है, ये वाला चीज़ है मेरा। ये चीज़ को, कंडीशन को ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी से वापस लौट आती है। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें, ये बोला अंदर की ओर रंगीन होगा, इसका रंगीन होगा। तो यहाँ पर बात करें कि सी से, सेंटर इसका तो यहाँ पर है सी से होकर गुजरने वाली किरणें, आखिर यहाँ पर हमको डॉट लाइन से मिलाना है क्योंकि अंदर की ओर ये रंगीन है, इसको सी से होकर गुजरने वाली किरणें
सी से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी से वापस लौट आती है। ये चीज़ को हमने देखा है। यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर मेरा पी है। चलिए अब कंडीशन देखते हैं। 4 नंबर की कंडीशन क्या बोलता है कि 4th नंबर का कंडीशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दर्पण के बिंदु P की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में यदि आपतित किरण करेगा, है न। यदि यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, उसी कोण पर परावर्तित हो जाते हैं, यानी जिस कोण से आ रही है उसी कोण से वो परावर्तित हो जाती है। यदि हम यहाँ पर किरण आरेख की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये मेरा है अवतल दर्पण, इसका सेंटर होगा धसे हुए भाग की ओर, ये सेंटर, ये फोकस, ये पी है ना। मान लो कोई किरण इधर आ रही है, ये इधर का रंगीन, ये वाला भाग इधर पीछे की ओर रंगीन है। ये यहाँ पर मान लो ये, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई तिर्यक यहाँ से कोई लाइन जा रहा है और ये मुख्य फोकस से टकराया, तो जिस एंगल से यहाँ पर आ रहा है वही एंगल बनाते हुए वापस परावर्तन के बाद लौट आएगी। ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पर कि यदि कोण आई यहाँ पर है, ये कोण आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए यहाँ से वापस लौट आएगी। यदि यहाँ पर दूसरे दर्पण की बात करें, ये दर्पण इसका अंदर की ओर रंगीन है, इसका तो सेंटर तो इधर है, ई एफ है, यहाँ पर पी है ना। तो यहाँ पर यदि ध्रुव पर यदि कोई लाइन गुजर रहा है, यहाँ पर ध्रुव पर यदि पड़ा तो उसी के बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट आएगी, यानी आई और आर। यही किरण, इतने ही किरण आरेख का मदद से जो है सो हम दर्पण का प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे कि कोई भी दर्पण, कोई भी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहीं पर यही जो किरण आरेख है, उसी किरण आरेख के आधार पर हम पूरे प्रतिबिंब को देखेंगे दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि दर्पण को, यानी कि बिंब को किस स्थिति में रखेंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर, और उसके हर प्रकृति को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थिति। अवतल दर्पण जो अवतल दर्पण का जो है उसमें बिंब जो होता है उसके बिंब की विभिन्न स्थिति को देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की जो है विभिन्न स्थितियां देखेंगे। स्थितियां, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों लिख दो, स्थितियों के लिए प्रतिबिंब, इस चीज़ को देखिए, ये ध्यान रखने का चीज़ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सब एक चीज़ हम समझा देना चाहता हूँ, चीज़ देखिए, ये मेरा यहाँ पर मुख्य अक्ष है, ये मेरा दर्पण है, सपोज दैट ये दर्पण है, हम यहाँ पर मान लीजिए दर्पण है, अवतल दर्पण है। जैसे अनंत में है, अनंत यानी सूर्य मेरा कहाँ पर अनंत, यदि इन्फिनाइट में है, यदि यहाँ सूर्य सन का यदि हमको इसमें इमेज बनाना है तो यहाँ पर मान लो सी है और यहाँ पर एफ है और यहाँ पर पी है।
तो सन का हमको इमेज बनाना है। हम डायरेक्ट हम इसको ध्यान याद रखने के लिए हम थोड़ा सा एक तरीका बता रहे हैं कि यदि अनंत में है तो अनंत में है यदि कोई बीम तो प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ फोकस पर। किस पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अब जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। अब मान लें हम अब बीम को कहाँ पर ले आए? अनंत से ले आए, थोड़ा सा यहाँ साइड में ले आए, सी से परे, मतलब सी से थोड़ा हटके। तो यदि सी से परे है तो प्रतिबिंब जो बनेगा, यदि देखो अनंत में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया? मुख्य फोकस पर है। किस आकार का बना? एकदम बिंदी साइज का बना। यदि सी से हट के है, माने कि यहाँ पर है, यहीं किधर है, कहीं भी यहाँ पर है, यदि सी से हट के है प्रतिबिंब तो बीम है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, माने यहाँ पर बनेगा। और क्या बनेगा? जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे बीम का आकार, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। यहाँ बिंदु साइज का था, उससे थोड़ा यहाँ बड़ा बनेगा सी से पर। अब यदि हम सी पर ले आएंगे, यदि हम देखो पहले यहाँ पर बीम था, उसके बाद फिर हम यहाँ बीम को यहाँ ले आए, अब बीम को हम यहाँ पर ले आएंगे। तब बीम को यहाँ पर ले आएंगे तो देखो सब पहले स्थिति में सबसे छोटा बना था बिंदु आकार का, उससे बड़ा यहाँ पर आया जो सी से परे था। अब हम बीम को हटा के कहाँ पर ले आए? इस आकर यहाँ पर लाए। तो यदि सी पर बीम है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा और यहाँ पर बराबर साइज का बन जाएगा। क्या बनेगा? बराबर साइज का बनेगा। और फिर हम बीम को हटा कर यहाँ पे सी और एफ के बीच ले आएंगे तो सी और एफ के बीच यदि बीम आएगा तो सी से परे मेरा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा और बड़ा बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। हम जैसे जैसे क्लोज ले जाएंगे बीम को उतना बड़ा बनते जाएगा, है ना। यदि हम यहाँ पर अब बीम को कहाँ पर उठा कर ले जाएं? एफ पर ले गए हैं। यदि यहाँ पर ले गए बीम को तो बीम यदि मुख्य यहाँ फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? अनंत में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? अनंत में बनेगा और अत्यधिक बड़ा बन जाएगा। कहाँ पर बनेगा? अत्यधिक बड़ा बन जाएगा। अब मान लो कि हम फिर प्रतिबिंब बीम को उठा कर कहाँ पर ले आए? यहाँ पर लाए हैं, एफ तथा पी के बीच में ले आए तो प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे, इधर की ओर बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बन जाएगा। तो हम ये क्या चीज़ देखें, ये चीज़ यहाँ पर क्या चीज़ हम देखें कि जैसे जैसे हम यहाँ पर कौन सा है अवतल दर्पण में, 1 मिनट, तो हमने क्या देखे कि जैसे जैसे हम अवतल दर्पण में बीम को जितना नज़दीक इसके लेके जाएंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एफ तथा पी के बीच रखेंगे तो वो क्या बनेगा? बड़ा बनता है। लेकिन क्या बन रहा है? ये दर्पण के पीछे बन रहा है और विवर्तित बनेगा और कितना बनेगा? सीधा बनेगा। चलिए यहाँ पर यदि हम बात कर लें तो उस स्थिति को हम यहाँ पर लिखें। हम समझा दिए कि कैसे होते हैं। याद रखना किस प्रकार से हम यहाँ याद रख सकते हैं डायरेक्ट हर चीज़ को। चलिए हम यदि यहाँ पर लिख दें, यदि यहाँ पर होगा बीम की स्थिति, बीम की स्थिति यहाँ पर रखेंगे, बीम की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, बीम की स्थिति, बीम की स्थिति यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब का, यदि हम यहाँ पर बात करें प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इस चीज को हमको यहाँ पर देखना है।
यदि देखो यदि अनंत में हो, बीम कहाँ पर हो, अनंत में हो, यदि बीम कहाँ पर हो, अनंत में हो, अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर, फोकस पर, फोकस पर यानी एफ पर, फोकस एफ पर बनेगा। अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार का, बिंदु साइज का, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, ये वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बन जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यदि हमको सी से परे, अब हम क्या करें, धीरे धीरे हम क्या करें, दर्पण की ओर नजदीक लेते जाएं, अनंत में है, अब हम ले जाएं सी से परे, सी से परे, सी से परे बनेगा तो सी तथा एफ के बीच, सी तथा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा। और कैसा होगा, छोटा आकार का होगा, कैसा होगा, छोटा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और कैसा होगा इसका, वास्तविक एवं उल्टा, ये भी कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर हम उसकी ओर नज़दीक लेते जा रहे हैं। ये अनंत में है, ये सी से परे है। अब हम क्या करेंगे, अभी सी पर यदि हम रखते हैं, किस पर, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, सी पर ही बनेगा। सी पर समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा यानी बराबर आकार का बनेगा। और वास्तविक एवं उल्टा, वो कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा बन जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए यदि हम और बात करें, अब हम सी पर ले आए और अब क्या करते हैं, हम प्रतिबिंब को और नज़दीक ले जाते हैं। अब क्या करते हैं, सी तथा एफ के बीच ले जाते हैं, किसना, सी तथा एफ के बीच। यदि बिंब को सी तथा एफ के बीच ले जाते हैं, यदि सी तथा एफ के बीच यदि बिंब को ले जाएंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा मेरा सी से परे, सी से हटके, सी से हटके यानी सी से परे, सी से परे, सी से परे बनेगा। और सी से परे बनेगा और ये बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, ये बड़ा बनेगा यानी विवर्धित, विवर्धित बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, विवर्धित यानी बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। और ये भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। हमने सब स्थिति को समझा दिए पहले फिगर से, हल्का सा याद करने का तरीका बता दिए थे। अब हम यहाँ पर बात करें, और यदि हम प्रतिबिंब को और यदि नज़दीक लेते जाएं, और यदि हम नज़दीक लेते जाएं, यदि हम एफ पर रखें, बिंब कहाँ पर, एफ पर यदि रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत में, अनंत में बनेगा। और अत्यधिक विवर्धित, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा भी होगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। साथियों वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यदि एक और बात करें, एक स्थिति और, यहाँ पर एफ पी तथा एफ के बीच यदि रखेंगे, पी तथा एफ के बीच, एफ के बीच यदि रखेंगे तो प्रतिबिंब मेरा बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और कौन बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं, इससे बड़ा नहीं बनेगा, नहीं विवर्धित बनेगा यानी इससे थोड़ा सा छोटा, में सबसे बड़ा तो ये बन गया, अनंत में बना मैंने बहुत बड़ा बन गया। ये भी कैसा बनेगा, विवर्धित बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, विवर्धित यानी बड़ा। ये बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, ये आभासी और सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। और ये दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। तो साथियों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आवाज़ में दिक्कत है। धन्यवाद।